तो हाइपोक्सिया क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। हाइपोक्सिया इज डिफाइंड एज रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। द टर्म anoxia refers to absence of oxygen. In olden days, the term anoxia was in use since there is no possibility of a total absence of oxygen in living conditions. So we use this term hypoxia instead, and we abandon from this term anoxia. Anoxia नहीं हो सकता कि living organism में, living conditions में anoxia complete absence of oxygen नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम वो छोड़ के हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, कितने टाइप के हाइपोक्सिया होते हैं, हाइपोक्सिया क्यों होता है, क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। तो जो हाइपोक्सिया है उसका कॉज क्या होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव कॉजेस हाइपोक्सिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। क्या कॉजेस हो सकते हैं, 4 टाइप बेस्ड ऑन द कॉजेस, 4 टाइप के हो सकते हैं। तो वो टेबल में हम देखेंगे। For feature of each type of feature may be acute or chronic. Simultaneously 2 or more types of hypoxia may be present. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया किस किस कारणवश हो सकते हैं और कितने टाइप के हाइपोक्सिया है डिपेंडिंग अपॉन द रीजंस। ओके, क्लासीफाई करते हैं। तो अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं हाइपोक्सिया को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड। तो आर्टीरियल ब्लड जो है उसमें हाइपोक्सिया हो रहा है, आर्टीरियल ब्लड में हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया इन द आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड अगर देखो तुम्हारा ऑक्सीजन जो है ब्लड में कम हो गया, किसमें कम हो गया, ब्लड में तुम्हारा ऑक्सीजन कम हो गया, तो हम उसको बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है। एनीमिक हाइपोक्सिया में ब्लड में ऑक्सीजन नॉर्मल रहता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में ब्लड में ऑक्सीजन नॉर्मल, और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया भी नॉर्मल रहता है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड, तो वहाँ पे ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है, तो किस वजह से होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया की वजह से होता है, एनीमिक हाइपोक्सिया की वजह से होता है। देखो तुम्हारा अगर ब्लड में ऑक्सीजन का कम हो गया ब्लड में, तो दैट इज़ बिकॉज कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है। अगर तुम्हारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, ऑक्सीजन कम कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनीमिक हाइपोक्सिया। अभी तीसरी वैरायटी होती है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। तीसरी कंडीशन होती है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। तो अगर मान लेते हैं जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ब्लड में नॉर्मल है, आरबीसी की कैपेसिटी भी सही है, लेकिन क्या हुआ, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया नॉर्मल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यूज ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किस में होगा, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। जब टिश्यूज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर, बाकी सब नॉर्मल है। हाइपोक्सिया में वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो नॉर्मल रहता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया भी नॉर्मल। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया किस में होता है, जब वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो कम हो गई तो हो सकता है। अब हम बात करते हैं अनदर थिंग दैट इज एफिकेसी ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। जब हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं किसी पर्सन को तो कितना रिस्पॉन्स करते हैं वो, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में 100% सैचुरेशन हो जाते हैं, एनीमिक हाइपोक्सिया में नहीं हो पाता, 75% ही होता है, बिकॉज बाइंडिंग कैपेसिटी कम हुई, ऑक्सीजन आरबीसी की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हुई। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में तो लेस देन 50% हो गया, क्योंकि वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो कम है, बाइंडिंग सही है, सब है, लेकिन टिश्यूज़ को कम क्यों पहुंच रहे हैं, बिकॉज फ्लो ही कम है, लेस देन 50%। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया किसी की कोई गलती नहीं है, टिश्यू जो यूटिलाइज करें वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ नॉट यूजफुल। ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं आप, काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज टिश्यू की गलती, टिश्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो रहा है। तो अगर फिर से रिवाइज करवाएं तो 5 टाइप के आपको मिलेंगे। अगर आप तो आपका एक्चुअली 4 रीजन्स है और 4 टाइप के हाइपोक्सियास है।
अब हम इन सब के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। मोटा मोटा हमने देख लिया है कि क्या क्या होता है, कि अगर हाइपोक्सिया है तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। अगर एनीमिक हाइपोक्सिया है तो आरबीसी की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ कम हो चुकी है। अगर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया है तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो कम है और यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यूज़ कम है, तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के हाइपोक्सिया होंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो अगर आप देखें यहाँ पे कॉजेस एंड हाइपोक्सिया के कॉजेस देखेंगे हम। उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखें कि हाइपोक्सिया क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइपोक्सिया इज द हाइपोक्सिया ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टीरियल हाइपोक्सिया। Hypoxia is the hypoxia due to decreased oxygen content in blood. It is also called arterial hypoxia. तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसको हाइपोक्सिया कब बोलेंगे आप? जब डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड is the hypoxia due to decreased oxygen content in blood. There is decreased oxygen content in blood, then it is called arterial hypoxia. Why we call arterial hypoxia? Because the content of oxygen in the blood is less. Hypoxia is characterized by decreased oxygen tension in arterial blood. All other features remain normal. There is no problem with RBC, no problem with tissue, no problem with blood flow, but there is a problem with content of the oxygen in the blood. So hypoxia is characterized by decreased oxygen tension in arterial blood itself. All features are normal. What are the causes? If you look at the causes carefully, you will find that there is low oxygen tension and the inspired atmospheric air. Respiratory disorders associated with decreased pulmonary ventilation. There is enough oxygen in the atmosphere, but you are unable to get it into the blood because of the decreased pulmonary ventilation. Respiratory disorders associated with inadequate oxygenation in lungs. Oxygenation is not proper because of there is any problem with alveoli of the lungs. Cardiac disorders in which enough blood is not pumped to transport oxygen. Enough blood is not pumped by the pulmonary arteries and veins. That's why there is a problem. So if you see, there can be 4 reasons. How many reasons? 4 reasons you can see. What are the 4 reasons? One is low oxygen tension in the atmosphere. There is less oxygen in the atmosphere itself. And there is some respiratory disorder because of which there is decreased pulmonary ventilation. Third reason is what is the third reason? Third reason is respiratory disorders associated with inadequate oxygenation in lungs. There is inadequate oxygenation in the lungs itself. There is some respiratory disorder in which inadequate oxygenation is occurring in the lungs. Another can be because of cardiac disorders in which the proper amount of blood is not pumped, and because of that there is low oxygen transport. Now let's talk about anemic hypoxia. So what is anemic hypoxia basically? So in anemic hypoxia, it is because of the anemic conditions in which oxygen availability is less. It's not in that oxygen availability is normal. I mean to say that there is no issue with the amount of oxygen diffusing from the lungs into the blood, but the problem is the binding capacity of the RBCs with the oxygen. So but the blood is not able to take up sufficient amount of oxygen due to anemia, because there is a less count of RBC in the blood, or less hemoglobin, because of which it is not able to bind properly and supply sufficient amount of oxygen to the tissues. Talking about the characteristic features, if you see in anemic hypoxia, it is characterized by decreased oxygen. So anemic hypoxia is characterized by decreased oxygen carrying capacity of blood. All other features remain normal. Okay? So if you see in anemic hypoxia, there is decreased oxygen carrying capacity of the blood itself. There is no issue with the diffusion of oxygen from lungs to the blood, as we have seen in hypoxic hypoxia. Hypoxic hypoxia may be because there is less oxygen in the atmosphere itself, or it may be due to because of the pulmonary ventilation, which is decreased because of some respiratory disorders.
or it can be due to inadequate oxygenation of lungs because of damage in the alveoli or blood vessel, and it may be due to cardiac disorder because of which there is not enough pumping of the blood into the lungs. So these are the reasons. Now let's talk about the causes of the anemic hypoxia. As we have seen, that's because of the anemia, that's because of the RBCs, because their binding capacity is decreased. Now let's talk about this thing, that is causes for anemic hypoxia. So if you see what are the causes, you will find that any condition that cause anemia can cause the anemic hypoxia, because they can be decreased in number of RBCs, there can be decreased hemoglobin content, there can be formation of altered hemoglobin like the dangerous hemoglobin, methemoglobin, combination of hemoglobin with gases other than oxygen and carbon dioxide, there can be anemic hypoxia. ठीक है, सो एनीमिक हाइपोक्सिया के कारण भी चार याद कर लो. व्हाट आर द फोर रीजंस? वन, in the previous we have seen the causes of hypoxic hypoxia, we have revised also. Now we are talking about anemic hypoxia. It can be because of anemia, it can be due to less RBC, it can be due to less hemoglobin content, it can be due to altered hemoglobin, like instead of normal hemoglobin there is methemoglobin. Meth means it is associated with Hg. Hg is nothing as mercury. Methemoglobin, combination of hemoglobin with gases other than oxygen, can be because of nitrogen more in the atmosphere and the blood. Okay, now talking about stagnant hypoxia. So hypoxia is a very important topic, guys. Trust me, it's the most important topic. So stagnant hypoxia of or hypokinetic hypoxia is caused by decreased velocity of blood flow. तो बेसिकली स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया होता है. What is basically hypokinetic hypoxia? It is due to decreased velocity of blood flow. There is decreased velocity of blood flow itself. So if you see in stagnant hypoxia or hypokinetic hypoxia is caused by decreased velocity of blood flow. Decreased velocity of blood flow. Stagnant means the blood is stagnant, it's not moving with the proper velocity with which it should move. So characteristic features of stagnant hypoxia is characterized by decreased velocity of blood flow. All other features remain normal. Characteristic features of stagnant hypoxia. Characteristics feature of stagnant hypoxia. It is characterized by decreased velocity of blood flow. Characterized by decreased velocity of blood flow. Other features, it will remain normal. So it is characterized by decreased velocity of blood flow. When there is a decrease in the velocity of blood flow, you'll get stagnant. What are the reasons? That can be because of your heart failure itself. So stagnant hypoxia occurs in following conditions: velocity of blood flow, congestive heart failure. Heart is not able to pump proper amount of blood. Because of that, it can happen. It can be because of hemorrhage. The blood is lost somewhere, and the heart is not getting proper amount of blood to pump. Surgical shock. There can be some shock. Vasospasm. Thrombosis, embolus. There's something embolus formed in the blood vessels. Because of that, it is not able to pump, because embolus will obstruct the blood flow. So thrombosis, embolism, there can be some obstruction, there can be cardiac failure, there can be surgical shock where the blood is less, hemorrhage, vasospasm, thrombosis and embolism. जो पंप कर रहे हैं उसमें परेशानी है, लाइक हार्ट में परेशानी है. ओके, अब हम देखते हैं दूसरा, दैट इज फोर्थ टाइप, दैट इज histotoxic hypoxia. So when you basically talk about histotoxic hypoxia, what happens in that, it is due to inability of tissues to utilize oxygen. The tissue is not itself able to utilize the oxygen.
What are the characteristics of histotoxic hypoxia? By inability of tissues to utilize oxygen even if it is delivered proper amount. All other features remain normal. So what is histotoxic hypoxia? Histotoxic hypoxia क्यों होता है बेसिकली? क्योंकि अब क्या हुआ, जो बंदा है उसके टिश्यूज़ में कुछ परेशानी है, वो ऑक्सीजन नहीं यूटिलाइज कर पा रहा है. इवन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा रहा है विथ प्रॉपर स्पीड, विथ proper binding capacity of oxygen with RBCs, even then tissues are not able to utilize oxygen properly. So all the features remain normal. So what can be causes? तो causes क्या हो सकते हैं बेसिकली? Causes क्या हो सकते हैं बेसिकली? Causes क्या है? Causes क्या है बेसिकली? Poisoning, cyanide, biocyanide और sulfide which destroy cellular oxidative enzymes. एंजाइम्स ख़राब हो गए. एंजाइम्स सेल में क्या आता है? एंजाइम जिसकी वजह से ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं. सेलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग और सल्फाइड पॉइजनिंग. एंड देयर इज अ complete paralysis of cytochrome oxidase system. So even if oxygen supplied tissue are not in a position to utilize it. तो इसका एक मेजर कारण है कि साइनाइड और सल्फाइड पॉइजनिंग हो गया, इसकी वजह से जो सेलर ऑक्सीडेटिव पाथवे है, सेलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है, वही डिस्ट्रॉय होगा. And because of that there is a complete paralysis of cytochrome oxidase system. Okay, complete paralysis of cytochrome oxidase system. cytochrome oxidase system से हमारा बॉडी ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है सेल्स में, तो वही उसकी प्रॉब्लम हो गई. सो नॉट टॉकिंग अबाउट इफेक्ट्स, तो हमने चारों टाइप देख लिए, चारों के कॉजेज देख लिए एंड टेबल भी बना लिया हमने. टेबल रिवाइज करना है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो. सो इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया के बारे में अब हम बात करेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है. आई थिंक यू आर एबल टू डेवलप द इंटरेस्ट इन दैट, आई होप सो. सो यहाँ पे अगर आप देखें इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया जो है बेसिकली यहाँ पे देखिए हाइपोक्सिया के बारे में. तो हाइपोक्सिया इज़ एक्यूट एंड सीवियर हाइपोक्सिया लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. इफ़ that is not treated, if it is not treated properly and immediately, brain death occurs. Chronic hypoxia produces various symptoms in the body. अब वो सिम्टम्स देखेंगे. एंड इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया टू टाइप रहते हैं, इमीडिएट इफेक्ट्स और डिलेड इफेक्ट्स. एक जो तुरंत डैमेज करता है और एक बाद में डैमेज करता है. तो अगर कोई बंदे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इन केस ऑफ व्हाट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है, तो उससे इसलिए तो अनकॉन्शियस होके बेहोश हो जाते हैं, राइट. बेहोश हो जाते हैं. एक्यूट एंड सीवियर हाइपोक्सिया लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस. तो मेरा कैमरा ही बेहोश होने लग गया. ओके, सो नॉट टॉकिंग अबाउट इमीडिएट इफेक्ट्स. इमीडिएट हो सकता है और डिलेड इफेक्ट हो सकता है. इमीडिएट में देखते हैं इफेक्ट्स ऑन ब्लड में हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हो सकता है, रेस्पिरेशन पे हो सकता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया. इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया इंड्यूसेस किडनीज टू सिक्रीट एरिथ्रोपोइटिन. किडनीज को तो हाइपोक्सिया है एरिथ्रोपोइटिन की, तो आप ज़्यादा आरबीसी बनाओ तो ज़्यादा आरबीसी रहेंगे तो ज़्यादा लेके जाएंगे. हाइपोक्सिया इंड्यूसेस किडनी टू सिक्रीट एरिथ्रोपोइटिन विच इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. दिस इन टर्न इंक्रीजेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इफेक्ट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे देखते हैं. तो इफेक्ट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इनएबिलिटी टू ड्यू टू रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक एंड वासोमोटर सेंटर्स, इज एन इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक आउटपुट एंड प्रेशर. Later, there is reduction in the rate of force of contraction of heart, cardiac output and blood pressure is also decreased. इनिशियली क्या होता है, तुरंत क्या होता है, तुरंत तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया ना, तो हार्ट क्या करता है, ज़्यादा पंप करने लगता है, कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, फिर रिडक्शन हो जाते हैं इन द रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है. अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन में. रेस्पिरेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है ड्यू टू कीमोरेसेप्टर रिफ्लेक्स. बिकॉज ऑफ दिस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इज वॉश्ड आउट लीडिंग टू एल्कीलीमिया. एल्कीलीमिया क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया तो
बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो गया तो अल्कीमिया हो जाता है. लेटर रेस्पिरेशन टेंड्स टू बी शॉलो एंड पीरियोडिक. उसके बाद रेस्पिरेशन क्या होता है, शॉलो हो जाता है एंड पीरियोडिक होता है. द रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीथिंग आर रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी अब काम करना बंद करते हैं. तो तुरंत रेस्पिरेटरी सेंटर्स काम करते हैं जहाँ पे शैलो एंड पीरियोडिक ब्रीथिंग पे आ जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या पड़ता है वो देखते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइपोक्सिया एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ एपेटाइट, नोसिया, वॉमिटिंग, माउथ बिकम्स ड्राई एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ थर्स्ट. इफेक्ट ऑन किडनीज, क्योंकि आप हाइपरवेंटिलेट करते हो तो वाटर वेपर निकाल रहे हो ना, causes increased secretion of erythropoietin from JG apparatus, extraglomerular apparatus, and alkaline urine is excreted. Okay, talking about central nervous system पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ता है. वो क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे देखिए. In mild hypoxia, symptoms are similar to those of alcoholic intoxication. Individual is depressed, apathetic with general loss of self-control. Person becomes talkative, quarrelsome, ill-tempered, and rude, and starts shouting, singing, and crying. There is disorientation, loss of discriminative ability, and loss of power of judgment. Memory is impaired, weakness, lack of coordination, and fatigue of muscles are common in hypoxia. Acute and sweat hypoxia cause loss of consciousness. If not treated immediately, coma occurs, which leads to death. So in mild hypoxia, the symptoms are same as the alcoholic intoxications, in which the person cries, sings, talks too much, fights, quarrels, ill-tempered, rude, shouting, crying. It loses its self-control and the situation becomes apathetic. So because of disorientation, of loss of discriminative ability and loss of power judgment, memory is impaired and the weakness occurs. So whenever you are not getting proper amount of oxygen, जैसे भीड़ भाड़ की लोकेशन में ये चिड़चिड़ापन होने लगता है because of the hypoxia. That is hypoxia. भीड़ भाड़ की कंडीशन में बात करूँ स्पेसिफिकली. Delayed effects on hypoxia. तो delayed effects of appear depending upon the length, exposure, and sensitivity of hypoxia. The person becomes highly irritable and develops the symptoms of mountain sickness. तो जब टेम्परली हो रहा है अल्कोहलिक पेशेंट की तरह हो जाता है. माउंटेन सिकनेस होता है, नॉसिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, वीकनेस एंड फटीग. और वो जो डिलेड इफेक्ट्स होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, कितनी देर के लिए आपके बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ. बिकॉज डिफरेंट टाइप के हाइपोक्सिया से ट्रीटमेंट फॉर हाइपोक्सिया ऑक्सीजन थेरेपी. माउंटेन सिकनेस मतलब हमारी बॉडी उसको कंपनसेट कर लेगी, कैसे करेगी हम वो डिस्कस करते हैं. तो उसका थेरेपी के बारे में बात करते हैं. तो थेरेपी कैसी होती है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया इज ऑक्सीजन थेरेपी. ऑक्सीजन तो प्योर ऑक्सीजन अंदर गैस इज एडमिनिस्टर्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ऑक्सीजन थेरेपी इज कैरिड आउट बाय 2 methods. Placing the patient's head in a tent containing oxygen or by allowing the patient to breathe oxygen either from a mask or an intranasal tube. तो क्या किया, पर्सन को, पेशेंट के हेड को एक टेंट में डाल दिया, बहुत सारा ऑक्सीजन है वहाँ पे, और पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए छोड़ दिया. By placing the patient's head in a tent containing oxygen or by allowing the patient, या फिर क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हो, ऑक्सीजन मास्क और इंट्रानेसल ट्यूब भी लगा के ऑक्सीजन दे सकते हो. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ऑक्सीजन थेरेपी कैन बी गिवन ईदर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंडर हाई प्रेशर. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी या फिर हाई प्रेशर हाइपरबारिक ऑक्सीजन में भी दे सकते हो, सिचुएशन अगर ज़्यादा सीवियर हो गई है तो. ठीक है, बात करते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और हाई अल्टीट्यूड क्या है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एक एटमॉस्फेयर या 760 mmHg लेके चलते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन इज़ वेल टॉलरेटेड बाय द पेशेंट फॉर लॉन्ग आवर्स. अब आफ्टर 8 hours और मोर, lung tissue shows fluid effusion and edema.
Tissues are not affected very much because of hemoglobin oxygen buffer system is there. सो नॉर्मल तो 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg होता है. प्योर ऑक्सीजन जब दे रहे हो इस लॉन्ग अर्स के लिए तो वो बॉडी टॉलरेट करेगी. हाउ आफ्टर 8 hours और मोर लंग अगर आप ज़्यादा दे रहे हो ऑक्सीजन 8 घंटे से ज़्यादा दे रहे हो तो क्या इफ्यूजन हो जाता है. फ्लूइड इफ्यूजन एडिमा होने लगता है. ठीक है, एडिमा और फ्लूइड इफ्यूजन होने लगता है. एडिमा और फ्लूइड इफ्यूजन होने लगता है. तो इसलिए पेशेंट को 8 घंटे से ज़्यादा ऑक्सीजन पे लगा के छोड़ दिया और आगे देखा फ्लूइड डिफ्यूजन एडिमा हो गया. पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशंस हो गए, स्पेशली जब न्यूबॉर्न्स में ऐसा सब होता है. दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग. हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइपोबैरिक ऑक्सीजन इज प्योर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड विथ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 or more than 2 atmosphere. इट इज़ टॉलरेटेड बाय पेशेंट फॉर अबाउट 5 hours तक टॉलरेट कर सकते हैं हम. ड्यूरिंग दिस पीरियड dissolved form of oxygen increases in arterial blood. During this period dissolved form of oxygen increases in arterial blood. तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 घंटे तक हम टॉलरेट कर सकते हैं 2 एटमॉस्फेयर के प्रेशर में अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हो तो. During this period, dissolved form of oxygen increases in arterial blood because the oxygen carrying capacity of hemoglobin is limited. At this level, tissue oxygen tension increases up to about 2 mmHg, 2200 mmHg. However, tissue tolerate high partial pressure of oxygen without much adverse effect, but oxygen toxicity develops when pure oxygen is admitted for long periods. ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड्स के प्योर ऑक्सीजन दे रहे हो तो प्रॉब्लम होती है, टिश्यूज़ में टॉक्सिसिटी हो जाती है. That is called oxygen toxicity. अब efficacy of oxygen therapy in different types of hypoxia. जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपोक्सिया, तो बेस्ट ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन थेरेपी. लेकिन बट इट इज़ नॉट इफेक्टिवली इक्वली इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया. वैल्यू फॉर ऑक्सीजन थेरेपी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हाइपोक्सिया. ये 4 टाइप दिखे हैं: हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और हमने चौथा वाला क्या देखा था, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. जैसे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया ऑक्सीजन थेरेपी इज़ 100% यूजफुल क्योंकि ब्लड में एटमॉस्फेयर में से ही ऑक्सीजन कम है तो इसलिए पर्सन को हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हुआ. एनीमिक हाइपोक्सिया क्या है, मॉडरेटली इफेक्टिव 70% क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है और रेड ब्लड सेल्स भी कम है 20%. स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी लेस देन 50%. हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया थेरेपी इज नॉट एट ऑल यूजफुल just because even if oxygen delivered, the cells cannot utilize the oxygen because of damage to the cytochrome oxidation system. ठीक है, अब ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी अभी देख लें या नेक्स्ट वीडियो में. तो हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी अभी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हाइपरकैप्निया वो सब कंटिन्यू करेंगे. तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बेसिकली क्या होता है, oxygen poisoning is the increased oxygen content in tissues beyond certain critical level causes poisoning. Oxygen toxicity, oxygen poisoning is the increased oxygen content in tissues beyond certain critical level poisoning. तो क्या है, इस ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन ज़्यादा ले लेते हो मतलब ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन टिश्यूज बियॉन्ड सर्टेन क्रिटिकल लेवल पॉइजनिंग. ऑक्सीजन लेवल इतना बढ़ा दिया है कि वो पॉइजनिंग होता है. कोई भी चीज़ हमें ना ज़्यादा अच्छी रहती है ना कम, तो इसलिए हम प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं. एंड डॉक्टर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर अमाउंट में दें ताकि पेशेंट बेनिफिट हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो. ओके, तो हम आगे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ कॉज ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्यों होता है. इज कॉज बाय ब्रीथिंग pure oxygen with a high pressure 2 to 3 atmosphere hyperbaric oxygen. This condition, excess amount of oxygen is transported in plasma as dissolved from form because oxygen carrying capacity of hemoglobin is limited to 1.34. तो वो डिजॉल्व फॉर्म में चले जाते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होती है. क्योंकि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी तो 1.34 मिलीलीटर पर ग्राम है हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी, लेकिन
लेकिन जो डिजॉल्व फॉर्म में भी जा सकता है प्लाज्मा के, जब हाइपर बारीक दे रहे हैं 2 to 3 एटमॉस्फेयर, तो ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या चीज़ है? व्हाट इज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी? सो lung tissues are affected first with the tracheobronchial irritation and pulmonary edema. Pulmonary edema. सो गाइस, मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है कंटिन्यूसली स्पीक करने की वजह से। सो ऑक्सीजन जो टॉक्सिसिटी होती है, आई एम वंडरिंग हाउ अमिताभ बच्चन कॉमेडी का करोड़पति में कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो लंग टिश्यूज आर अफेक्टेड फर्स्ट विथ ट्रेकियोब्रोंकियल इरिटेशन एंड पल्मोनरी इडिमा and pulmonary edema and pulmonary edema. Lung tissues are affected first with tracheobronchial irritation and pulmonary edema. So पहले तो lungs affect होंगे क्योंकि tracheobronchial irritation होगा और सबसे important pulmonary edema होगा. Metabolic rate increases in all the body tissues and the tissues are burnt out by excess heat. Heat also destroys cytochrome system leading to damage of tissues. साइटोक्रोम सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा, हीट बहुत ज़्यादा बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन बन रहा है, एटीपी बन रहा है, थोड़ी हीट भी लॉस हो रही है. व्हेन ब्रेन इज अफेक्टेड फर्स्ट हाइपर इरिटेबिलिटी अकर्स, इट इज फॉलोड बाय इंक्रीज्ड मस्कुलर ट्विचिंग, रिंगिंग इन ईयर्स एंड डिजीनेस. ईयर में रिंगिंग हो रही है, मस्कुलर ट्विचिंग, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, है ना, हाइपर इरिटेबिलिटी हो रहा है, हाइपर इरिटेबिलिटी. तो when brain is affected, first hyperirritability occurs, then it is followed by increased muscular twitching, ringing in ears and dizziness. Finally, toxicity results in convulsions, coma and death. तो जब कोई पेशेंट है सपोज, उसको हम क्या किए, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिया, फिर पेशेंट को क्या हुआ, बहुत घंटों तक हाइपर बारिक में ऑक्सीजन दे दिया, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन दे दिए, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दे दिए, वो वेंटिलेटर पे है एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं एंड फिर क्या हुआ, कन्वर्जेंस, कोमा, डेथ. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करें. तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हाइपर कैप्निया, हाइपोकैप्निया देखेंगे, डिसिप्निया, एस्फिक्सिया एंड अस्थमा सब देखेंगे. तो टिल देन, गुड बाय. सब्सक्राइब टू माई चैनल.